हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीवनी। माई सेल्फ ऋषभ सिंह और अपन आज पढ़ेंगे अपवर्तन से संबंधित जो घटनाएं हैं उसका तीसरा पॉइंट अपन देख लेंगे। अपवर्तन से संबंधित घटनाओं में आपने दो घटनाएं देख ली थी। पहली जो घटना थी वो थी तारों का टिमटिमाना। तारों की जो आभासी स्थिति है वो रेटिना पर लगातार कंपन गति के कारण अपन ऐसे बोलते हैं कि बदलती रहती है, जिसके कारण तारे अपने को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं तो इसका भी रीजन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि विभिन्न परतों से जब प्रकाश अपवर्तित होता है तो तारे की जो आभासी स्थिति है वो परिवर्तित होती है। ठीक है, फिर आपने देखा था कि पात्र का जो पैंदा है, द्रव्य से भरे हुए पात्र का जो पैंदा है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो प्रकाश की किरण तिर्यक आपतित होती है कहां? जल और वायु के अंतरा पृष्ठ पर, और अब जब अपनी आंखों तक वो पहुंचती है तो वो मुड़ के पहुंचती है। तो अपने को ऐसा लगता है कि वो अपने सामने किसी बिंदु से आ रही है और वो बिंदु अपने को महसूस होता है। इसलिए जो पात्र का पैंदा है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। बेसिकली बोले तो यहाँ पे भी अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से वो समझा दिया था। अब जो तीसरा अपना अपवर्तन की जो घटना है तीसरी अपनी, वो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊं कि सूर्य उदय होने से पहले है ना, जैसे सपोज लो कि जो सूर्य उदय होता है वो 4:30 बजे सूर्य उदय होता है, ये आपको मानना है। ठीक है, तो 4:28 पे ही आपको यानी 2 मिनट पहले ही आपको क्या है सूर्य दिखाई देगा। आभासी सूर्य से आप बोल सकते हैं। ऐसे ही सूर्यास्त अगर हो चुका है, जैसे सपोज करो कि शाम को 6:30 बजे है ना सूर्यास्त हो गया है, तो उसके बाद में यानी 6:32 तक भी आपको क्या है सूर्य दिखाई देता है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सूर्य के उदय होने से 2 मिनट पहले ही है ना अपने को सूर्य दिखाई देता है, और सूर्यास्त होने के बावजूद भी अपने को 2 मिनट तक क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। ये दोनों ही घटनाएं किस पे आधारित होती है? प्रकाश के अपवर्तन पे ये आधारित होती है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ऐसी घटना क्यों हुई, तो कारण तो आप लिख दोगे प्रकाश के अपवर्तन पे ये आधारित है, और उसके बाद में इसकी व्याख्या अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहां पे डायग्राम बना लेता हूं इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी क्या? पृथ्वी। ठीक है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली मैंने क्या बना दिया यहां पे? ये मैंने बना दिया है पृथ्वी। ठीक है, अब आप सभी को पता है पृथ्वी का जो वायुमंडल है विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अब मैं इसकी विभिन्न परतों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। देखना, ठीक है, इस प्रकार से मैंने कुछ परतों को यहां पे बना दिया। ठीक है, तो ये विभिन्न क्या हो गई? परतें हो गई। ठीक है, अब जैसे प्रेक्षक यहां है, ये सपोज करो प्रेक्षक कहां है? यहां पे, तो ये इसकी कौन सी रेखा हो गई? क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ कोई वस्तु है तो वो आपको दिखाई देती है। देखो ना, आप इसे महसूस भी कर सकते हो। आपके सामने जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देगी, और उसके नीचे जो चीज है वो आपको दिखाई नहीं देगी। आप देख लेना, जो क्षैतिज रेखा में जो आप देखते हो सामने एकदम, तो वो वस्तु आपको दिखाई देती है। अगर गर्त में कोई चीज है तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो देखो ये क्षैतिज रेखा मैंने बना दी है, यानी इसके सामने आपको चीजें दिखाई देगी। ठीक है ना, ऐसे आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हो घर पे या छत पे खड़े होकर देख लेना। आप जब देखते हो तो आसमान को जब आप देखोगे, आकाश को जब आप देखोगे, तो क्षैतिज रेखा तक ही आपको वो दिखाई देता है। उसके नीचे क्या है वो आपको दिखाई नहीं देता है। कई कहते हैं सर घर आ गए तो इसलिए ना वो आसमान का नीचे वाला हिस्सा में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप क्षैतिज तक ही क्या है एकदम सामने आपकी जो चीजें उन्हें आप देख पाते हो, नीचे की साइड जो चीजें वो आप देख नहीं पाते हो। तो ऐसे मैंने देखो बनाए। अगर मैं बोलूं कि देखो यहाँ कोई वस्तु है तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप तो केवल इस क्षैतिज रेखा से ऊपर ऊपर देख सकते हो। ठीक है ना, एकदम अपनी दृष्टि के सामने में बोल सकता हूं। ठीक है, अब
सपोज करना कि जैसे ये जो है सूर्य की आभासी स्थिति है, ये क्या है, सूर्य की आभासी स्थिति में मान लेता हूं। ये हो गई। चलो पहले मैं आपको है ना सूर्योदय और सूर्यास्त में से एक लेके बता देता हूं, फिर आप दूसरा देख लेंगे, ठीक है ना। तो सपोज करो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, उदय नहीं हुआ है इसका मतलब ये वास्तविक सूर्य है, ठीक है ना। ये कौन सा सूर्य है, ये वास्तविक, ये क्या हो गया, सूर्य हो चुका है। और अब मैं ऐसे कहूं कि ये वास्तविक सूर्य, इसका मतलब ये आपको दिखाई नहीं देगा। आपको कब ये दिखाई देगा, जब ये इस क्षैतिज रेखा से ऊपर ही आएगा। ये क्षैतिज रेखा से ऊपर आ जाएगा तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपकी जो आंखें है वो दृष्टि रेखा यानी क्षैतिज रेखा पे देख सकती है, तो आप सामने ही देख सकते हो, ऊपर की साइड आप देख पाओगे। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि सूर्योदय हुआ नहीं है, सूर्योदय अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाई ये देगा। क्यों दिखाई देगा, आपको इसकी आभासी स्थिति है वो दिखाई देती है। तो ये मैं बोल सकता हूं इसकी कौन सी स्थिति हो गई, ये इसकी हो गई वास्तविक स्थिति। ये इसकी कौन सी स्थिति हो गई है, ये इसकी वास्तविक स्थिति है। अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा से नीचे है। अब देखना, लेकिन फिर भी आपको दिखाई क्यों देता है, तो देखो जब प्रकाश की किरण यहां से चलेगी ऐसे, देखोगे ध्यान से ऐसे, अगर सपोज करो ये विभिन्न परतें नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता है, हर जगह वायु होती है और पदार्थ जो इन परतों का अपवर्तनांक है ना, आपको पता है अलग अलग होता है, लेकिन परतें नहीं होती तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता, समान हो जाता। आपको मैंने कल भी बताया था कि आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, विभिन्न परतों को पार करोगे तो अपवर्तनांक के मान में कमी आएगी। लेकिन यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर ये परतें नहीं होती तो ये प्रकाश की किरण यूं सीधी चलती है, ऐसे निकल जाती है ऊपर से, तो आपको सूर्य दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि सूर्य आपको तब दिखाई देगा जब ये जो किरणें हैं ये आपकी आंखों तक पहुंचेगी, लेकिन इससे किरण निकलती है और यूं सीधी निकल जाती है ऐसे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, देखना जब प्रकाश की किरण यहां सूर्य से चलती है तो वो लगातार ऐसे मुड़ती है। अब ये मुड़ी क्यों है और मुड़ी भी कैसे है वो भी आप एक बार नोटिस कर सकते हो। देखो अगर मैं यहां पे अभिलंब बनाऊं, ये देखो अगर मैं यहां पे अभिलंब बना लूं, लंबवत रेखाएं मैंने बना ली। अब बताओ मेरे को कि यहां ये पृथ्वी के पास वाली परत का अपवर्तनांक, यहां पे अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा, और दूर जाओगे तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, सबसे पहले देखो यहां इन दोनों परतों की मैं बात करता हूं तो ये विरल माध्यम हो जाएगा और ये वाला सघन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है अभिलंब के पास आएगी क्योंकि विरल से सघन में जा रही है। फिर आगे वाले में देखो, आगे वाली के लिए ये विरल और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, तो और पास आ गई। फिर ये विरल और ये सघन हो जाएगा तो देखो और पास आ गई, दिखाई दे रहा होगा। ये कोण देखो कितना कम हो चुका है, ये फिर और ज्यादा है, फिर ये और ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या। तो अभिलंब की ओर ये झुकती जा रही है, अभिलंब की ओर ये मुड़ती जा रही है, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा, देखो आपको तो ऐसा लगेगा कि प्रकाश कहां से आ रहा है, देखो पीछे की साइड बढ़ा के देखो इसे, जब आप इसे पीछे की साइड हटाते हो, ये देखो आपको तो ऐसे लगेगा ना कि जो प्रकाश है वो कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है ऐसे। ठीक है कि वास्तव में सूर्य यहां पे है, लेकिन ये प्रकाश की किरण देखो वास्तव में तो ऐसे आई है, लेकिन आपके पास देखो ऐसे पहुंची ना, ऐसे यूं, तो आप एकदम सीधा देखोगे तो इसका मतलब आपको ये यहां से आती हुई ये नजर आएगी। अब ये प्रकाश की किरण मुड़ी क्यों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये मुड़ी, और इसीलिए ये सूर्य की आपको कौन सी स्थिति दिखाई दे रही है, आभासी स्थिति आपको दिखाई दे रही है। ये कौन सी स्थिति होगी, आभासी स्थिति होगी, काल्पनिक इसकी स्थिति हो गई। तो ये जो गैप है ये होता है 2 मिनट का, ठीक है, कि सूर्य उदय होने से पहले ही अपने को 2 मिनट पहले ही क्या दिख गया, सूर्य दिखाई दे दिया। ऐसे ही सेम कंडीशन होती है सूर्यास्त में कि सूर्य डूब चुका है लेकिन फिर भी आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, और कब तक दिखाई देता है, 2 मिनट तक वो दिखाई देता है। इसका मतलब अपने दिन की जो लंबाई है वो कितनी बढ़ जाती है, 4 मिनट तक बढ़ जाती है। किसकी वजह से, इस अपवर्तन की वजह से, ठीक है ना। और ऐसे कहते हैं देखो कि प्रत्येक अपवर्तन में जो प्रकाश की किरण है वो कितना मुड़ती है, तो 0.5 डिग्री ये मुड़ जाती है, ठीक है ना। कितना मुड़ी है, 0.5 डिग्री ये मुड़ जाती है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी में भी आप ऐसी बातें लिखोगे
पहले तो आप है ना कारण लिख दोगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। फिर व्याख्या के अंदर आप डायग्राम बना लोगे। डायग्राम के बाद में आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाने पर घनत्व के मान में क्या आती है, कमी आती है। इसलिए जो ऊपरी परतें हैं वो किसकी तरह व्यवहार करती है, विरल माध्यम की तरह व्यवहार करती है। और पृथ्वी के निकट की जो है ना अपन ऐसे बोलते हैं परत है, या पृथ्वी के निकट का जो वायुमंडल है वो किसकी तरह, सघन माध्यम की तरह व्यवहार करता है। जब सूर्य का जो प्रकाश की किरण है, सूर्य प्रकाश की जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो लगातार क्या होती है, वो अपवर्तित होती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। जिसके ऐसे भी कहते हैं प्रत्येक अपवर्तन के अंदर क्या 0.5 डिग्री का क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, यानी 0.5 डिग्री वो क्या है, झुक जाती है, ठीक है। हाँ, फिर आप क्या कहोगे, और प्रेक्षक को यह प्रकाश सामने से आता दिखाई देगा तो इसकी आभासी स्थिति आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये बातें आप देख लेना, नोट्स मैंने आपको दे दिए, आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आपका क्या, तीसरी घटना हो गई कि सूर्योदय। सेम सिचुएशन होगी सूर्यास्त के अंदर। देखो सूर्यास्त हो गया लेकिन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको होता क्या है, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक आपको सूर्य दिखाई देता है। ये भी किस पे आधारित होता है, प्रकाश के अपवर्तन पे, ठीक है। चलो, तो अब चलते हैं अपन जो फोर्थ, इसकी जो चौथी घटना है अपवर्तन की, उस पे अपन चल लेते हैं, जो अपना प्रैक्टिकल भी है ना, तो वो अपन देख लेते हैं। चलो, यहां देखोगे आप, इसकी जो चौथी घटना है वो अपन देख लेते हैं। चलो, तो फोर्थ है कांच की, ग्लास की ना, कांच की आयताकार, कांच की आयताकार पट्टिका, कांच की आयताकार पट्टिका द्वारा अपवर्तन। दरवाजे के अंदर अगर पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित होता है। सेम जैसे पात्र का पेंदा आप देखते हो, सेम वही घटना है। तो 5वीं घटना हो जाएगी, मैं उसे डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको कि दरवाजे के अंदर जो पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और सेम जैसे मैंने आपको पात्र का पेंदा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई दिया था, जैसे आपने डायग्राम बनाया था, वैसा ही है ना, थोड़ा थोड़ा सेम सा ही डायग्राम बनता है, तो आप देख लोगे उसे, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ जो है ना अपन घटना देख रहे हैं वो कौन सी है, आयताकार पट्टिका कांच की है, उससे अपन अपवर्तन देखेंगे, ठीक है। और ये अपने प्रैक्टिकल भी है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे। चलो, हाँ देखो, ये मैंने बनाई है एक कांच की आयताकार पट्टिका, ठीक है ना, ये मैंने बनाया, ठीक है। इसमें नाम लिख दो आप A, B, C और D, ठीक है। अब इसके एक फलक के ऊपर यहां पे ये मैंने क्या किया है, प्रकाश की किरण को आपतित करवाया है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, कांच की पट्टिका पर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित हो गई तो कितनी बार अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे 2 बार अपवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन क्यों होता है, देखना, मैं ये बोल देता हूं, ये जो माध्यम है वो कांच हो गया, ये जो माध्यम है वो वायु हो गई, ठीक है। और नीचे की साइड दोबारा जो माध्यम है वो क्या हो गई, वायु, ठीक है। अब बताओ कितने अंतरा पृष्ठ बन गए, 2 अंतरा पृष्ठ बन गए। एक तो ये वाला जो अंतरा पृष्ठ है वो कौन सा है, वायु प्रथम माध्यम है और कांच है वो द्वितीय माध्यम है, ठीक है। और ये वाला जो अंतरा पृष्ठ है इसमें क्या है, कांच है वो प्रथम माध्यम होगा और वायु है वो द्वितीय माध्यम की तरह व्यवहार करेगी। तो यहां आप बोल सकते हो एक बार अपवर्तन यहां पे होगा, क्योंकि वायु से कांच में किरण आएगी प्रकाश की, फिर कांच से कांच ली जाएगी, वायु के अंदर चली जाएगी, तो 2 बार क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अभिलंब बना लेता हूं। तो ये मैं यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ कर लेता हूं।
ये मैंने बना लिया क्या, अभिलंब बना लिया, ठीक है ना। चलो इसे नाम देते हैं m और n, और जो प्रकाश की किरण थी अपनी उसको नाम देता हूं मैं PQ, जो आपतित हुई है, ठीक है। ये वाला जो कोण है वो कौन सा है, I कोण है। कौन सा है, I कोण। अब बताओ वायु विरल माध्यम है और कांच कौन सा है, सघन माध्यम है। वायु से कांच के अंदर प्रकाश की किरण जा रही है, मतलब विरल से सघन माध्यम में कांच की किरण, जो प्रकाश की किरण है वो जा रही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सघन माध्यम में जाएंगे तो क्या होगा कि सघन का मतलब पास, तो विलंब के पास है वो क्या आ जाएगी आपकी, ये थोड़ा सा मैं ढंग से बना देता हूं, देखो ये ऐसे। हाँ, अब आप इसका वास्तविक पथ भी बनाओगे। ये इसका कौन सा पथ है, वास्तविक पथ, ठीक है। ये इसका कौन सा पथ चल रहा है भाई, ये इसका वास्तविक पथ मैं बना रहा हूं। ये वास्तव में ऐसे गति करती, लेकिन अपवर्तन के कारण ये इधर आ गई, ठीक है। चलो अब दोबारा से आप देखोगे, अगर मैं यहां विलंब बना दूं, अगर मैं यहां क्या कर दूं, अभिलंब ऐसे बना दूं, तो ये दोबारा क्या होगा, द्वितीय अंतरापृष्ठ हो गया। और यहां कांच से, अभी कहां पे ये कांच में, और फिर ये कहां चली जाएगी, वायु में चली जाएगी। तो आप बोल सकते हो सघन से विरल माध्यम में, और सघन से विरल बोले तो आप बोल सकते हो दूर। विरल का मतलब कहां जा रही है, दूर। तो ये अब दूर चली जाएगी। तो ये देखो, ये यहां से ऐसे ये दूर चली गई, ठीक है। ये इसका वास्तविक पथ था, लेकिन इससे क्या हो चुकी है, दूर हो चुकी है। अब होता क्या है कि आपतित किरण, ये देखो ऐसे, ठीक है, आपतित किरण है। और जो ये बोल सकता हूं, देखो मैं आपतित किरण दिख रही है आपको, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण मैं बोल सकता हूं, जो इधर आनी चाहिए थी लेकिन अपवर्तन के कारण इधर नहीं। और ये वाली जो किरण है वो कौन सी किरण हो गई बताओ, ये वाली हो गई निर्गत किरण। निर्गत का मतलब होता है बाहर निकलना, निर्गत किरण ये हो चुकी है, ठीक है। हाँ, तो ये वाली आपतित किरण है, ये वाली कौन सी किरण है, निर्गत किरण है। तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, समानांतर, यानी ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है। समांतर ये प्राप्त होती है। और इनके बीच में जो लंबवत दूरी अपने को मिलती है, इनके बीच में कौन सी दूरी लेनी है आपको, लंबवत दूरी। इनके बीच की जो लंबवत दूरी है उसे बोलते हैं अपन पार्श्विक विस्थापन। ये कौन सा विस्थापन होता है, तो पार्श्विक विस्थापन। ये आरबीएससी बोर्ड में पूछा हुआ भी है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, है ना। तो ये है पार्श्विक विस्थापन। ये वाला कोण जो है, ये वाला, इसे अपन बोलते हैं निर्गत कोण ई। निर्गत कोण को देखो, निर्गत क्या है, इसलिए कौन सा कोण हो गया, निर्गत कोण ई। ये वाला आपतन कोण, इसे बोलता हूं अपवर्तन कोण आर। तो ये वाला भी कौन सा हो जाएगा, आर। देखो ये एकांतर कोण है दोनों, इसलिए आर और आर से मैंने लिख दिए। और ये होता है आई बराबर किसके प्राप्त होता है, ई के ये प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखना, आई का मान, आपतन कोण का मान निर्गत कोण की क्या प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो दोनों किरणें हैं वो एक दूसरे के समानांतर प्राप्त होती है, ठीक है। तो थ्योरी में आपको अगर एक बात लिखनी हो कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो पार्श्विक विस्थापन के अंदर आप क्या लिखोगे, वो बस डायग्राम के बारे में लिख दोगे। इतने इतने इसमें क्या होते हैं, अंतरापृष्ठ होते हैं, प्रकाश किरण आपतित होती है ना, और निर्गत होती है। तो आपतन कोण निर्गत कोण के मान बराबर प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर आप लिखोगे पार्श्विक विस्थापन की जो परिभाषा है वो क्या आ जाएगी, कि जब एक निश्चित तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण को कांच की आयताकार पट्टिका के किसी एक फलक पर आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो दो बार अपवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर प्राप्त होती है, तथा इन दोनों किरणों के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। तो ये हो गई किसकी परिभाषा, पार्श्विक विस्थापन की, जिसे लिखते हैं अपन किससे, डी से लिख देते हैं। पार्श्विक विस्थापन को किससे लिखते हैं, याद रखना किससे लिखते हैं, डी से। तो ये पार्श्विक विस्थापन होता है, जिसे अपन डी बोल देते हैं। अब देखो, अगर मैं कहूं कांच की सीढ़ी या कांच की जो पट्टिका है उसकी मोटाई टी है, मोटाई कितनी है, टी, और इस कांच की पट्टिका का जो अपवर्तनांक है वो एन है,
कांच की पट्टिका का अपवर्तनांक क्या है n। तो पार्श्विक विस्थापन का जो फॉर्मूला है वो अपन देख लेते हैं क्या आएगा। पार्श्विक विस्थापन जो है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट आप इसे नोट करो, फिर अपन देखते हैं पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। नोट करो फटाफट। नोट कर दिया होगा आपने, ठीक है। तो देखो D इज इक्वल टू आता है T I अपॉन I बड़े N। ये आपके फॉर्मूला होता है किसका, पार्श्विक विस्थापन का, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला है लिखा है मैंने, पार्श्विक विस्थापन का। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला लिख दिया है। और ये फॉर्मूला आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम में आता है। आरबीएससी बोर्ड की सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखवाया आपको कि पार्श्विक विस्थापन ज्ञात करने का फॉर्मूला है T और ब्रैकेट में I माइनस I और बटे में n। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, पार्श्विक विस्थापन निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो तो अब चल देते हैं अपन अपने कुछ न्यूमेरिकल्स पे। या आपकी जो घटनाएं थी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित वो कंप्लीट हो गई है। जो ये चौथी घटना है, आयताकार पट्टिका द्वारा अपन क्या करते हैं, अपवर्तन देखते हैं। तो इसमें एक पार्श्विक विस्थापन की जो परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो याद रखना कि दो बार अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण की क्या प्राप्त होती है, समानांतर प्राप्त होती है। और दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो पार्श्विक विस्थापन कहलाती है, ठीक है। D इज इक्वल टू T और ब्रैकेट में I माइनस I और बटे में n। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलो अब ये वाला जो अपना जो फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ जो घटना थी, ये अपना प्रैक्टिकल भी है। तो उसमें आप ध्यान रखना I का मान E के बराबर आता है, मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अपन वहां पे चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो अगला जो अपना पॉइंट है वो अपन देखते हैं। हाँ, अगला जो अपना पॉइंट है कि अपन कुछ न्यूमेरिकल्स डील करेंगे इन घटनाओं से रिलेटेड, या फिर मैं बोलूं पीछे जो टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको बता देता हूं, ये बुक का न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि प्रकाश की जो किरण है उसका विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, 3 माध्यम आपको दे रखे हैं। N1 अपवर्तनांक वाला माध्यम, N2 अपवर्तनांक वाला माध्यम और N3 अपवर्तनांक वाला माध्यम। प्रकाश की किरण पहले N1 से N2 के अंदर जा रही है। प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है बोलो, N1 से N2 की साइड जा रही है। और ये आपको दे रखा है ऐसे, ठीक है। और फिर ये P Q R और S, ठीक है। और ये अभिलंब दे रखे हैं आपको, सपोज कर लो M और कैपिटल N, और ये सपोज कर लो जैसे A और B, ये दे रखे हैं आप, ठीक है ना। चलो हाँ, और यहां देखो आप, ये वाला कोण है वो I है, ये वाला कोण R है, तो ऑब्वियसली ये वाला कोण भी R ही होगा। और इसे मैं लिख देता हूं, सपोज करना ये वाला जो कोण है वो E है, ठीक है। ये आप सपोज कर सकते हो। हाँ, आपको कह रहा है कि जो प्रकाश की किरण है वो 3 माध्यमों से होके गुजर रही है। देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। आपको बताना है कि इस डायग्राम की हेल्प से आप इन अपवर्तनांक के मध्य क्या संबंध स्थापित कर सकते हो, या फिर ऐसे बता सकते हो कि इन अपवर्तनांक में क्या संबंध है, कौन सा अपवर्तनांक बड़ा है और कौन सा अपवर्तनांक छोटा है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं इस डायग्राम को देखते हुए कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं। देखो हाँ, सबसे पहले अपन देखेंगे जब प्रकाश की किरण है वो N1 से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है, तब देखो क्या हो रहा है। तो यहां देखो I का जो मान है वो बड़ा है इससे R से। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास आ गई। पास आने का मतलब क्या, सघन माध्यम हो गया।
ये वाला कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, सघन। और ये वाला किसकी तरह व्यवहार करेगा, विरल की तरह। ठीक है, तो अपन स्टेप फर्स्ट ले लेते हैं इस क्वेश्चन की। स्टेप फर्स्ट बोले तो यहां देख सकते हो कि जब प्रकाश की किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, तब अपन बात करें स्टेप फर्स्ट हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे स्टेप फर्स्ट में, आपको मैंने बता दी क्या लिखोगे, जब प्रकाश की किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है। ठीक है, ये आप लिख दोगे ब्लैक पेन से। फिर आप नीचे लिखोगे चूंकि I का जो मान है वो R से बड़ा है, I का मान क्या है, R से बड़ा है, इसलिए क्या प्रथम माध्यम विरल एवं द्वितीय माध्यम क्या होगा, सघन होगा। द्वितीय माध्यम क्या हो जाएगा भाई, सघन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए या अतः से लिख दो आप ना, अतः। हाँ बोलो, सघन माध्यम का अपवर्तनांक बड़ा होता है कि विरल माध्यम का? सघन का मतलब ठोस और ठोसों का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो आप लिख दोगे n2 वो बड़ा है किससे, n1 से। ठीक है, ये आपका आ गया समीकरण 1। n2 है वो n1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब आप स्टेप कौन सी लिखोगे, अब आप स्टेप लिखोगे सेकंड। और स्टेप सेकंड में आप क्या लिखोगे, बोलो, आप लिखोगे कि जब प्रकाश की किरण n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि E का जो मान है वो R की तुलना में क्या है, बड़ा है। E का मान क्या है, R की तुलना में बड़ा है। बोले तो ये वाला कोण इस वाले कोण से क्या है, बड़ा है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से क्या गई है, दूर चली गई है। अभिलंब के क्या चली गई, दूर। और यहाँ आप बोल सकते हो कि पास में थी, और यहाँ पास थी, और यहाँ कहा चली गई, दूर चली गई। तो ये वाला कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। और ये वाला कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे अतः प्रथम माध्यम बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे द्वितीय माध्यम किसकी तरह व्यवहार करेगा, बोलो, तो सघन की तरह। एवं तृतीय माध्यम किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो ये आप बोल दोगे किसकी तरह, विरल की तरह। किसकी तरह हो जाएगा, ये विरल की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए बोलो सघन का अपवर्तनांक ज्यादा होता है कि विरल का, तो इसलिए n2 ग्रेटर देन n3। ये आ जाएगा आपका समीकरण 2। मेरी बातें समझ में आ रही है आपकी? n2 n1 से बड़ा है और n2 n3 से भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब कहे तीनों में संबंध लिखो, ये तो आपने दो में संबंध लिखा है कि यहाँ पे बताओ कौन सा कोण सबसे बड़ा है, कौन सा कोण है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। तो आप लिखोगे कि E का जो मान है, डायग्राम से E सबसे बड़ा है, फिर R, और फिर लास्ट में कौन है, I, और फिर लास्ट में क्या है, R। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा दूर यहाँ है किरण, फिर यहाँ पे, और फिर सबसे पास में यहाँ पे। और यही तो बातें है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते क्या कि n2 का जो मान है वो सबसे बड़ा होगा, फिर यहाँ आप बोलोगे कि n1 आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, n3। ये मैंने कैसे लिखा है, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दूर चली गई किरण। देखो यहाँ पे तो पास में, इसमें और उसमें क्या फर्क है, आप ये बताओ। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि कोण I है वो छोटा है किससे, E से। यानी E पे, यहाँ पे इस तृतीय माध्यम के अंदर प्रकाश की किरण अभिलंब से बहुत ज्यादा दूर जा चुकी है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा विरल माध्यम है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा विरल माध्यम है, तो आप क्या बोलोगे कि इसका अपवर्तनांक इसकी तुलना में, पहले वाले माध्यम की तुलना में क्या है, कम है। तो n1 जो है वो n3 से क्या है, बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन है, n2। तो n2 बड़ा है n1 से, n1 बड़ा है किससे, n3 से।
ठीक है, तो ये आप देख लोगे। इन कोणों के आधार पे क्या है, इस डायग्राम के आधार पर आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप इन कोणों को देख के बता सकते हो कि अगर दूर जा रही है तो विरल और पास आ रही है तो सघन का अपर्तनांक ज्यादा और विरल का अपर्तनांक कम। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो अब चल लेते हैं अपन कौन से क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, मैं बोल देता हूं आपको ऐसे कह रहा है कि जल और वायु की आपको बातें बोल रहा है। कहां की, जल की और वायु की। और ऐसा कुछ डेटा आपको दे रखा है कि जो वायु के लिए प्रकाश की तरंग दे रखी है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम। कितनी दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। और जल के लिए जो उसी प्रकाश की जो तरंग दे रहे हैं वो ऐसे बोल रहा है कि प्रकाश की तरंग दे जल में जो है वो कितनी है, वो है 4500 एंगस्ट्रॉम। वायु में प्रकाश की तरंग दे रही है, बताइए आपको कितनी, 6000 एंगस्ट्रॉम। और जल में आपको बताइए कितनी, 4500 एंगस्ट्रॉम। ये आपको बताइए 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। प्रकाश की चाल आपको निकालनी है कहां पे, जल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, दोबारा मैं बोल देता हूं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, जब ये जल में है ना संचित होती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य वो 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो आपको बताना है कि इस जल में प्रकाश की चाल है वो क्या होगी। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है कि जल में इसकी तरंग दैर्घ्य वो 4500 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं। देखो, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एक बात ये बताओ, आपको क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है। तरंग दैर्घ्य और चाल में संबंध आप स्नेल के नियम से बता सकते हो और वो आपको पता भी होता है, वैसे v समानुपाती और लैम्डा की, याद है क्या। तो यहां देखो, सबसे पहले मैं गिवन डेटा आपको कौन कौन सी बातें दे रखी हैं वो आप लिखोगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यह आप लिख दिया। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे जल में आप क्या लिखोगे, तरंग दैर्घ्य लिख लोगे लैम्डा 2। ये किसके बराबर आ जाएगा, 4500 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है ना, चलो। हाँ, अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके स्नेल के नियम से, याद रखो, वेग निकालने का फॉर्मूला, वेग तरंग दैर्घ्य में संबंध से आप निकाल सकते हो v1/v2 बराबर λ1/λ2। पर आप एक बात ये सोचो कि आपको कोई और भी बातें इसके बारे में पता है क्या। तो देखो, एक चीज अपने को पता होती है, वायु में प्रकाश की चाल, ये भी लिख लो आप यहाँ पे, वायु में प्रकाश की चाल, बोलो कितनी होती है वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है v1। देखो, वायु को प्रथम माध्यम लेके चला हूं इसलिए 1 1 लगा रहा हूं और जल को द्वितीय यानी 2 लगा रहा हूं। तो v1 बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये छुपा हुआ था डेटा जो आपको पता है, लेकिन ये वाली चीजें वही लगा पाता जिसको फॉर्मूला याद हो, v1/v2 बराबर λ1/λ2। तो λ1 है, λ2 है, v1 यानी वेग अपने को पता है। ठीक है, अब आप नीचे लिखोगे, हम जानते हैं स्नेल के नियम वगैरह से, या फिर सीधा लिख दो, हम जानते हैं v1/v2 बराबर λ1/λ2। ठीक है, v1 की जगह क्या आ जाएगा, बोलो, v1 की जगह आ जाएगा 3 × 10⁸ v2 यानी जल में चाल वो तो अपने को निकालनी है, और जल में तो निकालनी है। चलो, फिर नेक्स्ट λ1 6000 एंगस्ट्रॉम और नीचे आ जाएगा ये आपका 45। ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे कैलकुलेट करोगे तो देखो 3 × 10⁸ यह आ जाएगा आपका 4500 और नीचे आपका आ जाएगा 6000। तो ये 2 जीरो से यहाँ पे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, इस जीरो से ये वाला जीरो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, और फिर यहाँ से मैं 2 टाइम्स, और ये जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी
आप देख लेना, पावर तो 10 टू द पावर 7 10 की घात 7 बचेगी, और नंबरों को जो आप भाग दोगे तो ये 22.5 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो इस पॉइंट को मैं आगे इस साइड लाऊं, पीछे की साइड ला रहा हूं, पीछे का मतलब प्लस 2.25 गुणा 10 की घात 8। एक पीछे लाए हो तो एक घात क्या कर दोगे प्लस, और आगे का मतलब होता है माइनस, तो फिर माइनस कर दो घात को। ठीक है, अगर पॉइंट पीछे लाए हो, एक अंक पीछे लाए हो तो एक घात बढ़ जाएगी, और एक अंक आगे लेके जा रहे हो तो एक घात घट जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई आंसर हो गई। ठीक है, थैंक यू, बाकी बात आप